So that we're breaking free, speaking minds so honestly. Assalamu alaikum everybody, we are here with a brand new episode of Tete a Tete with Irfan Ehsan, and we promise to bring you the latest and the greatest in the entertainment, fashion, academia, health, and today we have a very special person, one of my personal favorites, and not just mine, even General Musharraf's favorite, the very, very talented and versatile Adil Barki Bhai. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. It is always very pleasure to see you, meet you, because you are such a thorough gentleman type of person, but good torch bearer. और I don't have any reason to say कि तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है. The honor is all mine. पर इरफान, अभी जिंदगी के वो सफ़र जो ऑलमोस्ट हमने साथ शुरू किए थे, इसमें कासिम टवाना भी उसमें थे, आसिम भी उसमें थे, और भी कुछ लोग, तो टोनी नवीद, अल्लाह जन्नत नसीब की रहमत करे अल्लाह उसकी. तो ये टोनी हमसे सीनियर थे. अभी हम जिन मराहिल से गुजर के सपनों की ताबीरों तक आए हैं जो हम कभी सोचते थे, तो अब बहुत मुनफरिद सा लगता है ज़िंदगी को. अब एहसास होता है कि एक दौर में हमारे लिए कुछ चीज़ें पाना बहुत ज़रूरी था, मटीरियल चीज़ें जो हमारी कॉम्प्लेक्सेस की बेस बनी हुई थी, लेकिन उन चीज़ों को पाने के बाद अब एहसास होता है कि नहीं, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी मोहब्बतें होती हैं. और ये बड़ी डीप बात है, और ये चीज़ें वक्त की मार खाने के बाद और उस स्ट्रगल से गुजरने के बाद ही इंसान रियलाइज करता है. एंड द रीज़न वी हैव यू हियर इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर सिंगिंग prowess, बट ऑल्सो जो आपने ज़िंदगी का जो आपका निचोड़ है, द अप्स एंड डाउन्स एंड द जर्नी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जिम कैरी से somebody said कि he's an overnight sensation जब उसकी मूवी आई थी एस वेंचुरा, आज से कोई 20 साल, and he said it took me 17 years of hard work in the industry to become an overnight success. So we want to know the man behind the Adil Barki persona, your journey, how you started, and mashallah how where you are today. जो आदमी भी कामयाब होता है, मुझे तो ये लगता है कि हमारी नाकामियाँ ही हमारी उस्ताद बनती हैं, हमारी नाकामियाँ ही हमारी टॉर्च बेरर्स बनती हैं, हमारी नाकामियाँ ही हमारी फाउंडेशन बनती हैं. और हज़रत अली का कॉल भी है कि मैंने अपने इरादों की नाकामी से अल्लाह के होने को जाना. तो अभी मेरा बेटा ही वाज प्लानिंग टू गो टू अ टूर्नामेंट एंड ही वाज सेइंग कि मैं आई विल लूज इन द फर्स्ट राउंड. मैंने कहा नो, दैट विल बी योर विक्ट्री, दैट विल टेक यू ऑन योर जर्नी टू विक्ट्री. तो आपकी बात बहुत ही, आप देखिए कि असल में ज़िंदगी की कहानी कुछ ऐसी है कि हारता कोई भी नहीं है और जीतता भी कोई नहीं है. ये एक हवाओं की बातें हैं. आपके इसी ज्ञान के लिए जो है ना, आपको हमने बुलाया है कि आप शेयर करें. ये दीज आर वेरी डीप, एंड द रीज़न आई डिड नॉट स्टार्ट अ पॉडकास्ट आज से 2-3 साल पहले, बिकॉज आई वांटेड टू डू मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, एंड यू आर डूइंग एग्जैक्टली दैट. सो थैंक यू. देखिए, आज जीतने वाला आदमी अगली जीत के लिए परेशान हो जाएगा, और ये फिल्मी बात नहीं, ये सच्ची बात है कि अगर हारने वाला जीतने वाले के सामने अपने आप को लूज ना होने दे, अपने चेहरे पे स्माइल रखे, तो उसकी जीत का आधा मर्जा तो ऐसे ही चला जाता है. बिल्कुल सही बात है. एंड अगले कंपटीशन में उस जीत को बचाने के लिए वो विनर जितना परेशान होता है, पिछले साल वाला लूजर नहीं इतना परेशान होता. जब मैं हॉल में बैठा करता था, बैक बेंचर था, तो स्टेज पे बैठने वाले लोगों को मैं बड़े रश्क से देखता था. अब कई सालों से मैं स्टेज पर बैठता हूँ, और अब मुझे पीछे बैठने वाले लोग बहुत आज़ाद पंछी लगते हैं. मुझे लगता है कि हम कितने फेक, कितने बनावटी, कितने नकली होते हैं जो स्टेज पे बैठे हुए लोग होते हैं. वो 5, 6, 8, 10, 2, 4 जितने भी होते हैं, उनके ऊपर लाइट होती है, उनके बैठने का स्टाइल, उनकी बातों का स्टाइल, सारा नकली. ये सहूलत वो पीछे बैठे हुए एक आज़ाद आदमी को है कि वो आवाज़ लगा के कह दे, ओए मुंह सीधा होके बोल, ओ बटन तो सीधे कर. सही बात है आपकी. तो ये ऊपर स्टेज पे बैठने वाला आदमी जो है, ये इट कम्स विद अ बर्डन एंड अपनी फुल आर्टिफिशियल पोजीशन में. तो एक तो ये है कि कम गो आदमी जो होते हैं वो मीसने होते हैं.
ज्यादा बोलने वाला अगर से किसी किसी को बेवकूफ लगता है, लेकिन होता वो पासे का सोना है, क्लियर हार्टेड होता है, दो चार बेतुकी बातों में अपने दिल की सारी बातें कह जाता है। और उसका एक बड़ा बड़ा फायदा उसे खुद ये होता है कि वो खुद क्लियर हार्टेड रहता है। और जब आप क्लियर हार्टेड हो ना और आप पर निदामत ना हो, तब जीने का मजा है। हम सब में से जिन लोगों के भी, हम मेरा ख्याल है हर दूसरे बंदे के दिल में निदामत है। वो एवरीबडी हैज अ स्केलेटन इन द क्लोजेट। दुनिया के सामने वो सबूत दे देता है कि फलां बंदे ने मेरे साथ ये किया और मैंने इसके साथ ये किया और मैंने उसे लेसन टीच कराया। अंदर वाला जज उसे बता रहा होता है कि तू वहाँ गलत था। तो दुनिया में तो उसे जलील कर रहा है या अपने आप को सच्चा कर रहा है, लेकिन तू गलत था। अब ये निदामत है, ये निदामत आपको कभी भी खुशहाल जीने नहीं देती। अभी जब हम किसी अपने में से किसी दोस्त को रुखसत करते हैं अगली दुनिया के लिए, ज़ेरे ज़मीन करते हैं, कुछ लोग बहुत फूट फूट के रोते हैं और कुछ लोग के चेहरे पर दुख होता है लेकिन आंसू बड़ी सोच के आते हैं। फूट के रोने वालों में ज्यादातर नदामत होती है। वो ये सोच रहे होते हैं कि हाय काश मैंने ये कर दिया होता, काश मैंने इसकी बात मान ली होती, काश उस वक्त मैंने इसे ये जवाब ना दिया होता। बल्कि देयर इज अ कोट के द मोस्ट बिटर टीयर्स शेड ऑन ग्रेव्स आर फॉर द वर्ड्स लेफ्ट अनसेड एंड द डीड्स लेफ्ट अनडन। और ये मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ रोज कि यार मैं हग नहीं करता, मैं ये हूँ, मैंने कहा यार नो यू शुड, while I'm there, while the parents are there। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो जो फूट फूट के वो नदामत और वो जो है ना एहसास के काश मैंने यूं ना किया होता। मैं अब्बा की कब्र पे जाता हूँ, हालांकि मुझे ये उन्होंने ही सिखाया, मेरे पेरेंट्स ने ही, कि जब हम अपनी सोल को छोड़ते हैं तो हम चले जाते हैं अपने क्रिएटर के पास और ये बॉडी जो इसी मिट्टी से बनी होती है इसमें मिल जाती है। बट एक ऐसे अनजाना सा एहसास रहता है कि उस मिट्टी के नीचे हमारा एक प्यारा बंदा है, a part of us। तो अदील भाई मुझे बताएं, I know you're not just a singer, there's much more to it, you're into real estate, construction, so tell us the journey, you know, कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ? आर्टिस्ट सचमुच या होता है या नहीं होता है। जो होता है उसे बढ़ने से रोक नहीं कोई सकता, और जो नहीं होता उसे कोई बना नहीं सकता। मैं शायद इनबॉर्न आर्टिस्ट था और फैमिली में अब्बा की तरफ से, दादा की तरफ से मुझे सख्तियाँ थीं। बीइंग अ स्टूडेंट मैंने रोल ऑफ ऑनर और बाकी अचीवमेंट्स ली, म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा कंपटीशन विन किए, लेकिन फिर भी वो इतने खुश नहीं थे। तो जब मैंने जब जिन दिनों में आप मुझे मिले उन दिनों में पढ़ रहा था, फिर मैंने लॉ किया, फिर तो मुझे ये पता चल गया था कि जो इब्तिदा में मुझे सैलरी मिलेगी उससे तो वो ड्रीम्स पूरे होने वाले नहीं हैं। और इसके साथ ही मेरा म्यूज़िक हल्का सा चलने लग गया, तो वहाँ से मुझे एक ना सिर्फ मेरा बहुत ही अच्छा कैथारसिस होता था बल्कि एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट भी आती थी। तो फिर मैंने अपनी तवज्जो म्यूज़िक को देना शुरू की। इस डर से शुरू में ओपनली नहीं गाया कि वो अब्बा डिस्टर्ब होते थे, और अच्छाई और खुशनसीबी और दुआ ये लगी कि मेरे बाद बहुत सारे सिंगर आए, स्टार बने, फिर थोड़े फेड आउट हो गए, बट स्टिल आज इतने सालों बाद भी मेरे पास मेरा क्राउड है और मैं उनके साथ बिज़ी हूँ। बल्कि अब पाकिस्तान में नहीं, अब दुनिया भर में जाना होता है और करना होता है। मैं समझता हूँ कि मैं अपने म्यूज़िक को खुद एंजॉय बहुत ज़्यादा करता हूँ, और क्योंकि मैं उन लकी लोगों में से शायद नहीं था जो गाने वाले घरानों में पैदा होते हैं और जिन्हें बहुत ही प्यार मोहब्बत से भी, सख्ती से भी और दिल से भी गाना सिखाया जाता है। मैंने अपनी मेहनत से, जैसे अदनान भाई ने भी, अदनान समी खान साहब जब, तो उन्होंने और उन जैसे कई लोगों ने अपनी मदद आपके तहत की, और फिर मुझे लगता है कि जुस्तजू और लगन सच्ची हो तो इंसान खुदा तक पहुंच जाता है, तो बाकी चीज़ें क्या हैं।
और आप कोई भी काम दिल से करते हैं, शौक से करते हैं, तो कामयाबी फिर यकीनन आप कदम चूमती है, no doubt. कदम ही क्यों, हाथ भी चूम सकती है। बिल्कुल। और I've heard कि मुशर्रफ साहब was a big fan. Any interesting incidents? अब मुशर्रफ साहब भी शानदार इंसान थे, बहुत शानदार। मुशर्रफ साहब ही क्यों, फिर नवाज शरीफ साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी, मरियम आपा भी। शाहरुख की जो सास है आया, शी इज अ फैन टू। हाँ जी, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया और काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों ने म्यूज़िक के हवाले से काफ़ी प्यार और मोहब्बतें दी। मैं सचमुच इरफान ये समझता हूँ कि ज़िंदगी से जो मैंने मांगा था मुझे परवरदिगार ने उससे ज़्यादा दिया और मैं शुक्र अदा करता हूँ। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। यू नो, ये ग्रैटिट्यूड जो है ये कंटेंटमेंट की निशानी है। So that's a great thing कि you are a content person. I feel I'm so luckiest person in the sense कि I have my mother with me, my wife, my kids, my pets, मेरे बाकी के रिश्तेदार, और उनमें मैं खुश हूँ तो खुश हूँ बिला वजह। जैसे हम सोच का धारा बढ़ाते हैं फिर हम परेशान होने लगते हैं कि फ़लाँ बंदा मुझसे आगे क्यों, फ़लाँ, ऐसा कुछ नहीं। और मैं आपको बताऊँ कि जिन लोगों को हम देखकर तरसते हैं ना, सेटिस्फाइड वो भी नहीं होते जिंदगी से। There's a facade, उसके पीछे जो है वो कहानियां और हैं। और असल जिंदगी का मकसद जो है ना वो सचमुच एक मुतमईनी है जो आपको मज़हब से यकीनन मिलती है। अगर आप अपने मज़हब से बंधे हुए हैं तो आप खुश्क पत्तों की तरह उड़ते नहीं हैं। बहुत बड़ी बात। आपको जैसे ये फ्राइड और रुश के तो नज़रियात थे साइकोलॉजी को लेकर, लेकिन वो मैं अक्सर कहता हूँ कि मौलाना अशरफ थानवी साहब की थेरेपी यही कि इंसान एक मज़हब के साथ जुड़ा अगर रहे तो वो एबनॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एहसास उसके साथ रहता है कि उसके साथ होने वाली नाइंसाफियों को ज़्यादा हाँ, समवन इज देयर और वो नोट हो रहा है और इसका सिला उसे मिलेगा। तो बल्कि आपको इतना लोग प्यार करते हैं इरफान, तो वो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, तो मैं बल्कि कहना चाहूँगा तमाम देखने वालों को एक अच्छा मैसेज की सूरत में कि सुबह की नमाज पढ़ा कीजिए। इतनी अच्छी मेडिटेशन है। जब आप सजदे में जाते हैं तो मैं तो कई दफ़ा वहाँ हिप्नोटिक हो जाता हूँ, सो जाता हूँ, और वो मेरा बड़ा लकीस्ट दिन होता है। और इतने शिकवे गिले दुनिया बनाने वाले से ऐसे लगता है कि वो सामने वो कुव्वत आके बैठ गई है और उससे माफ़ी भी मांगी जा सकती है, उससे इस्लाह भी मांगी जा सकती है। और यकीन कीजिए कि आप नोट कीजिए ये मेरी बात पे अमल करके कि आप अगर किसी से भी इम्प्रेस होके आए और आप सोच रहे हो कि ये बंदा कितना खुश नसीब है, और आप यानी इतनी बुरी कंडीशन में चले जाएं कि आप भूल जाएं कि उसने आपको क्या क्या अता किया हुआ है, तो उस दिन आप फजर की नमाज से पहले उठ जाइएगा और तहज्जुद पढ़िए, नवाफिल अदा करें और खुदा से बात करें डिम लाइट में। और जब दुनिया सारी सो रही हो और आप अकेले हों तो आपको जवाब भी मिलेंगे। फिर आपको एहसास होगा कि इन हाथ पाँव के साथ नमाज पढ़ना, रुकू में जाना, सजदा करना, खाना खाना, नींद आना, खाने का हजम होना शायद दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स। माय गॉड, वी आर एग्जैक्टली ऑन द सेम पेज। मैं अपने बेटे को कह रहा था कि जिस दिन तुम वॉशरूम खुद अपने पाँव पे जा सको एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट इज अ ब्लेसिंग। जिस दिन नहीं, then you will realize, more than anything। और फिर ये कल का ही वाक़या कि मुझे मेरे पास काम करते हैं, उन्होंने बताया कि मैं क्या खुश नसीब हूँ, मैं तो अब तक हज के लिए नहीं जा सका। तो मैंने उससे वादा किया कि सो एंड सो मेरा डील हो जाए तो चलो मैं तुम्हें हज कराऊंगा। मैंने ये बात मॉम को बताई और ओह, मेरी मॉम की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप उनके लिए दुआ करें। लेकिन अम्मी ने मुझे इतना अच्छा समझाया, बुल्ले शाह का शेर कि
पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो, कदी मन अपने नू पढ़िया ही नहीं, जा जा वड़ने मंदिर मसीता, ओ कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, एवें रोज शैतान नल लड़ने, ओ कदी खुद अपने नल लड़िया ही नहीं, बुल्ले शाह आ, आ, हाँ। बुल्ले शाह असमानी उड़दियां फड़दा, ओए जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। सो अगर आप समझते हैं कि आपके पास मक्का मदीना जाने के लिए हलाल कमाई नहीं, तो वो आपके दिल में बसता है, वो आपकी शारक से भी करीब है, उसे यहीं ढूंढ लीजिए। बल्कि वो जो पैसे आपने अपनी हलाल की कमाई के, क्योंकि हज तो कबूल ही हलाल की कमाई से होता है, तो जमा कर रखे हैं, यकीन कीजिए किसी सच्चे मुस्तहिक को दे दीजिए, आपको हज से भी ज्यादा सवाब मिल जाएगा। सो मजहब को समझने की कोशिश करें, और लोग ये नहीं समझते, और ये कि अपनी वापसी पे यकीन रखें कि ये आपको बता के नहीं आने वाली। हो सकता है कि आप उठने लगे और आप चले जाएं, ये मोहलत भी नहीं देती आपको। कुछ खुश नसीब लोग हैं जिन्हें मोहलत मिल जाती है, डॉक्टर बता देते हैं कि आप ज़्यादा सरवाइव नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कंडीशन में भी बंदे को अपने रुके हुए सारे काम कर देने चाहिए, और स्पेशली जो भी उसने कमाया ना, सुलह से, सफाई से, लड़के झगड़ के, हलाल से, हराम से, अपने हाथों से लिख जाए कि बस मैं गया तो ये सब इधर दे देना। इंस्टेंट के बाद में वो लड़े, बिल्कुल ऐसे ही, और उसकी छुपाई हुई अकाउंट कोई और ले जाए, उसकी छुपाई हुई चीजें कोई और ले जाए, वो गवर्नमेंट ले जाती है, ले जाए, तो अपने सामने दे दे, और वो स्माइल देखे उन प्यारों की शक्लों पे जिनसे आप जुड़े हुए हैं, बस आपके लिए वही काफी है। No doubt. I mean, these are very, very deep words, or that's exactly what I wanted, to share with the audience. Ke the person behind the facade of Adil Barki is not just a singer; he is a very, very sensitive and well-meaning and learned admi who is sharing these words of wisdom. And I'm honored that you're here. Achha, now going back to the journey, musical journey. So who's been your inspiration in music? There's various type of music actually. उसमें सूफी भी है, गज़ल है, फिल्मी गाने हैं, जैसे प्लेबैक सिंगिंग, ठुमरी है, दादरा है, काफी है। गजल में जो मेन गजल में बहुत सारे लोग पसंद हैं, लेकिन मेहंदी हसन खान ताजवर गजल के बादशाह हैं। उन्होंने गजल को जिस सुलझे हुए लहजे में पढ़ा, बहुत अच्छा। अख्तरी बेगम ने बहुत अच्छा गजल पढ़ा। जदीद गजल को गुलाम अली खान साहब ने, और मेरे जो बाकायदा उस्ताद जगजीत सिंह जी हैं, जदीद गजल की गायकी में उन्होंने बड़े कमालात किए। और फिर उसके साथ गज़ल में गज़ल शामिल हो गई, यानी गज़ल और गज़ल का फ़र्क आ गया यहाँ पर कि कुछ फिल्म गाने टाइप को भी आपने गज़ल बना दिया। अच्छा, जैसे अनूप जलोटा, पंकज उदास बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन वो गज़ल वो प्योरेस्ट नहीं थे, वो प्योरेस्ट गज़ल यानी ये गाने हैं, ए गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, इनकी धुनें भी गानों की हैं। शराब जी, दीज आर गाना। गज़ल में वो ठहराव, वो अंदाज जो है, दिल हमको याद आने लगे। हाँ, इकबाल बानो, अब तो होता है हर कदम बेगुमा, हम ये कैसा कदम उठाने लगे, लोग अपने दिए
जलाने लगे दागे दिल हमको। Beautiful. अच्छा, इनसे कितनी बचपन की मेमोरीज जुड़ी होती हैं। हाँ, very nostalgic, and Very it nostalgic, takes you yes. to another place and time और altogether. दुनिया में ले जाती है। हाँ। और कभी कभी यूकलिप्टिस की या ऐसी कोई स्मेल आती है ना, कोनों में एक होती है, तो बचपन के वो बाग बगीचे याद आ जाते हैं। आज हम जो छोटी छोटी सुशी और लटरम पटरम के लिए इतने बड़े बिल देते हैं और इतना सा फूड आता है, तब वो मजे के नान चने और हलीमे और हरी वो बायगॉन एरा ना, इट्स बड़ी एक नॉस्टैल्जिक और एक सिंकिंग सी फीलिंग आती है कि हाउ टाइम्स हैव चेंज। 80s और 90s की जो हमारी थी चाइल्डहुड और आज की चाइल्डहुड, मैं आई रश करता हूँ कि वी हैड सच अ वंडरफुल टाइम, और प्योर टाइम थे। We would spend times outdoors, और ये नान चने, और we grew up on these। और आजकल के बच्चे they ask for sushi and नहीं, हमने उन्हें आदत डाली ना, क्योंकि अगर आप जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट्स बिहेवियर स्टडी करें तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने से अपग्रेड अपनी औलाद को कर दें, राइट। अपने से अच्छे स्कूल में डालें, अपने से अच्छे कपड़े पहनाएं, अपने से अच्छा पॉकेट मनी दें, अपने से अच्छी उनकी बर्थडे करें। तो वो अपग्रेड हो जाते हैं तो फिर उनकी दुनिया भी और हो जाती है। फिर हमारे दिल नहीं करता कि वो नान चने खाएं, हम ही कहते हैं कि वो अच्छा बर्गर खाएं, उनके लिए पास्ता बने उनके लिए, तो हम उन्हें खुद ही पुश करके कर देते हैं। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये पेरेंट्स अपने बच्चों को जब बाहर हम भेजते हैं उन्हें बहुत कामयाब करने के लिए, हाय हाय, कभी हमें पता नहीं होता कि हम अपने हाथ काट के, दिल दे के अपना हाथ काट के अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज को जबरदस्ती भेज रहे होते हैं। और उनमें से 75% बच्चे वापस नहीं आते। उन्हें अच्छा देखिए, ये हम जिस कंट्री में रह रहे हैं इसमें 200 बुराइयां सही, जो कुछ भी है, घर तो अपना घर है। और पेरेंट्स का ख्याल जो है, हमारी अभी भी हमारी जो रिवाज है, हमारा जो अंदाज है, अब कई आंटी अंकल्स मैं देखता हूँ, इतने बड़े घर हैं जहां बचपन में जिंदगी गाया करती थी, बाग बगीचों में फूल खिले होने, बटोनिया सीजन में रंग रंग के फूल, डेफोडिल्स, डेजीज, हाँ। अब बच्चे चले गए, 2 बुढ़ा बुढ़ी एक कमरे में बैठे हैं, घर खौफनाक जंगल का सीन पेश कर रहा है। और वेरी ट्रैजिक। और बच्चे क्योंकि बाहर चले गए, उन्होंने उस माहौल को ही अडॉप्ट कर लिया। अब मुझे ये पता नहीं, आपको पता है, अगर देखने वालों को तो ज़रूर बताएं कि ऐसी गिद्दड़ सिंगी बाहर जाके क्या बच्चों में मिल जाती है कि वो उनकी इतनी अच्छी ईगो हो जाती है कि पेरेंट्स से सेट होने के बाद पैसे मांगना अपनी इंसल्ट समझते हैं। वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करते हुए शाये होते हैं। वो जो कमाते हैं वो इसमें बड़े खुश होते हैं और अपनी ज़िंदगी मुतमईनी में गुजारने लगते हैं। वहाँ पे एक्चुअली माइंडसेट ही इस तरह का है। जब मैं पढ़ रहा था वहाँ पे, तो एक अमेरिकन फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया हुआ था, फॉस्टर फैमिली। तो उसका बेटा आया एंड ही सेड, डैड कैन आई यूज योर कैमरा? तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा माइक, इट्स व्हाई डज ही हैव टू आस्क, इट्स हिज कैमरा? नो, कहता नो, इट्स माय कैमरा, ही इज पासिंग थ्रू, ये मेरा घर है, ही इज जस्ट पासिंग थ्रू, वंस ही इज 16 आई विल किक हिम आउट। तो वहाँ पे एक माइंडसेट ही ऐसा है कि जब वो 16 का होगा, द गाय विल ही हैज टू मेक हिज ओन लाइफ। और जो माइक था उसको भी पता था कि ही हैज टू फेंड फॉर हिमसेल्फ। जो उसका बेटा जॉर्ज था, ही इज नॉट गोना कम बैक एंड टेक केयर ऑफ हिम। तो वहाँ का कल्चर ही एक ऐसा है। और यहाँ हम एहसास बच्चों को ज्यादातर दिलवा देते हैं कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं बच्चों, हम ये जो मेहनत कर रहे हैं मैं आपके लिए कर रहे हैं। तो ये एहसास बच्चों को काफी बेकार बना देता है। और ये माफियाँ और ये मोहब्बतें सिर्फ माँ बाप की तरफ से होती हैं, बाकी दुनिया का हर रिश्ता मशरूत होता है। अनकंडीशनल लव यही है। अनकंडीशनल सिर्फ माँ बाप हैं, या डॉग का हाय हाय हाय, सचमुच। या उसका आप उसे डांटे मारे, थोड़ी देर बाद फिर आपके पास आ जाता है।
So आजकल के किस टैलेंट से you are like really happy and see them के भी this is the future of Pakistani music industry? अब पाकिस्तानी म्यूजिक के हवाले से अच्छा टैलेंट आ रहा है और I wasn't too happy with इस दफा का कोक स्टूडियो, मुझे कोई खास नहीं इतना अच्छा लगा. जिस चीज को ये फ्यूजन का नाम दे रहे हैं वो तौहीन के जुमरे में भी जाने लग गई है कि फ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छी खासी चीज को बेकार कर दें. मतलब फ्यूजन, ये क्या फ्यूजन हुई कि आपने बिरयानी पे कस्टर्ड डाल दिया. Well said. यही हो रहा है. ये तो कुछ नहीं हुआ ना कि अच्छी भली गजल को आपने बिला तुक्का कोरस दे दिया, क्वायर दे दिए, उसी में जबरदस्ती का रैप और रेप कर दिया आपने. ये क्या है? कुछ चीज़ें इनकी बहुत मज़ेदार निकली जिनसे बड़ी दिल को तशफ़ी और खुशी भी रही है. बल्कि और ममालिक में जहाँ जहाँ कोक स्टूडियो हो रहा है उसकी निस्बत पाकिस्तान का कोक स्टूडियो ज़्यादा अच्छा जा रहा था. True. और मुझे यकीन है कि ये और तरक्की करेंगे. और बल्कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नए टैलेंट को लाना चाहिए. नया टैलेंट बहुत ज़्यादा है और आज के जो स्टार हैं ये भी कभी नए एक्टर्स, नए न्यू कमर्स थे. बट मुझे एक पड़ोसी मुल्क का अरिजीत सिंह बहुत इम्प्रेस करता है. he is the superstar right now. नाउ ही इज़ अ सुपरस्टार, लेकिन उसके पीछे भी बहुत लंबी दर्द की कहानियाँ और स्ट्रगल की कहानियाँ हैं. तो अगर आप गूगल करके देखते हैं कि जब वो सारेगामा में और इधर आया और किस तरह उसे निकाल दिया गया और किस तरह वो रो के वाइट कार्ड एंट्री मांग रहा है, तो ये स्ट्रगल और देखिए उसे लेके, हालांकि जो जीते थे वो सुपरस्टार नहीं बन सके. आप अभी हम जीत हार की बात कर रहे थे ना, तो कभी कभी हार आप में इतना बड़ा जज्बा ले आती है कि आप तूफान ले आते हैं. कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर जीत हमें सुला देती है और हार एक टैलेंटेड आदमी को जगा देती है और फिर जागा हुआ आदमी तूफान और इनकलाब ले आता है. आप नहीं ले आए अपनी फील्ड में. आप देखो, एक आपकी फील्ड में एक इंसान जितना आगे जा सकता है आप उस हाइट तक पहुंचे हो. अल्हम्दुलिल्लाह. आई स्टिल कंसिडर, मैं कहता हूँ कि वी आर सेकंड बेस्ट, वी ट्राई हार्डर. तो मैं आई वुड लाइक टू बिलीव कि वी आर सेकंड बेस्ट, बिकॉज जब आप ये सोचते हो कि मैं उस मेराज पे पहुंच गया हूं तो देन दैट्स द डेप्थ. तब तो तकब्बुर आ जाता है अगर आप अब नंबर 1 में आ जाए. काम मुंह से बोलता है और आपको कहना नहीं पड़ता. आज तक मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं स्टेज पे जाने लगता हूँ तो कोई भी दोस्त एंकर जो इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है बहुत सारी चीज़ें बोल देता है, तो मेरे लिए स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता चला जाता है. क्योंकि असल कामयाबी सचमुच वो है जो आपकी परफॉर्मेंस के बाद आपको मिलती है, जो वहाँ आपकी ऑडियंस, जो क्लैपिंग है, जो अप्रिसिएशन है, जो उस वक्त कहे. अदरवाइज आपने माजी में क्या क्या किया, किसके साथ काम किया, किससे अवार्ड लिया, भाई इसका मतलब है उनके साथ आपने अच्छा काम किया तो आपके अवार्ड मिल गया. अब इन लोगों को भी खुश करो ना जो आपके सामने बैठे. You're as good as your last performance. बिल्कुल सही है. तो any new projects in pipeline? किसी एल्बम पे काम कर रहे हैं, कोई सिंगल्स? इरफान, जिंदगी चलती रहेगी तो काम चलते रहेंगे. मुझे एक चीज़ का कोरोना पीरियड के बाद बहुत पुख्ता यकीन है कि ज़िंदगी फ़ानी है और कभी भी हम जा सकते हैं. इसलिए बहुत लंबी प्लानिंग की बजाय जो आप आज कर सकते हैं वो ज़रूर कर दीजिए और आज का काम सचमुच कल पे ना डालिए. और अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर है कि पेरेंट्स को इतनी ज़िंदगी ज़रूर दे दें कि वो अपने बच्चों को काबिल बना दें, क्योंकि ना दूसरा बाप मिलता है और ना दूसरी माँ मिलती है. तो माँ बाप के बगैर बच्चे बहुत ही बुरी तरह से हो जाते हैं. तो और ये तमा लालच जो है ये भी इस दुनिया की ही कहानी है. वही जो हमने बात जहाँ से शुरू की थी कि अगर हम भूख लगने पे खाना खा सकते हैं, अच्छा सो सकते हैं, टॉयलेट खुद जा सकते हैं और हमें ये फिक्र नहीं है कि आज हमें खाना नहीं मिलेगा, तो हम खुश नसीब हैं. हम दुनिया के खुश नसीब तरीन लोगों में से. अब हम देखिए, ये कहानी मेरे साथ ज़रूर चली थी कि इब्तिदा में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस थे कि ओरिजिनल घड़ियाँ होनी चाहिए, इंपोर्टेड गाड़ियाँ होनी चाहिए, ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, ब्रांडेड शूज़ होने चाहिए, परफ्यूम्स अच्छे वाले होने चाहिए.
तो जिंदगी में जब कामयाबियां मिली तो इन चीज़ों को इकट्ठा कर कर के ये सोचा कि बस यही सब कुछ है। लेकिन अब लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का, उसने बहुत कर्म किया। लेकिन अब जब मैं ऐसी चीज़ों को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं इनके लिए तड़पता था, अब ये मेरे पास है तो क्या है, कौन सा मेरे सर पे सींग निकला है ना। अब भी किसी भी महफिल में आपको दिल जीतने के लिए एक अच्छा रवैया ही अपनाना पड़ता है। The way I look at it, is कि when you're breathing your last breath, तो आपके जहन में क्या वो फार्म हाउस होगा, या वो गाड़ी होगी, या वो रिलेशनशिप होगा, या वो बॉन्ड होगा? मेरे ख्याल में वो बॉन्ड और रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल जो क्या आपने किसी से ज्यादती ना की हो आपने। हालांकि मेरी अब तक की जिंदगी का ये एक बहुत बड़ा कर्ब है कि मेरा एक बचपन का बेस्ट फ्रेंड, हार्ट एंड सोल टाइप फ्रेंड, और उसने 7-8 साल पहले एक मुश्किल बताई और मुझसे मेरा एक घर ले लिया। पैसे मांगे, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तुम घर ले लो। तो उसने कहा मैं 2 साल में तुम्हें घर दे दूंगा। एंड फिर 2 साल 3 साल आज 7-8 साल ना वो मुझे फोन करता है, ना मेरा फोन सुनता है, ना उसकी बीवी जो मेरे से बच्चों के रिश्ते, घर के खाने, घर का इंटीरियर, ये बातें पूछते थे। वो बिल्कुल कट ऑफ है आप। बिल्कुल। और ये बताऊं, देखें पैसा तो अपनी जगह होगा, लेकिन रवैये कितने सख्त हो गए कि मतलब ना मिलेंगे ना मांगेगा। वो किसी ने कहा था कि जब आप किसी को पैसे लोन देते हैं ना, तो यू लूज द फ्रेंड एंड द मनी। अगर आप नहीं देते तो यू लूज ओनली द फ्रेंड। क्योंकि मांगते हुए आप इतने लोगों को बुरे लगते हैं वापसी पे अपना पैसा, कि आपसे बुरा आदमी कोई नहीं लगता। और नया आदमी जब इस स्टोरी में शामिल होता है तो उसे मांगने वाला जालिम लगने लग जाता है। हालांकि आप ये बताइए कि आपने जिस दिन का, जिस महीने का, जिस साल का वादा करके चीज ली है, आप उससे 7-8 साल आगे चले गए। क्या मेरे बच्चे मेरी लाइबिलिटीज, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? और अगर मुझे नजर आ रहा हो कि वो आदमी इस काबिल है कि मुझे नजर भी आ रहा है कि वो महलों में रह रहा है और 25-30 मुलाजिम उसके पर्सनल घर के हैं, तो फिर उसे मेरा कर्ज वापस करते हुए क्या, और वो अपने बच्चों की शादियां इतनी लेविश कर रहा है, और एक बहू बेटियों को रिंग इतने महंगे डाल रहा है, शायद जितने का मेरा घर होगा। तो सिर्फ एक कर्ज। तो कभी कभी लोग जो है ना, ये सोचते नहीं है कि वो कितने कीमती रिश्तों को कुर्बान कर रहे हैं, पैसों में तोल के वो रह गए हैं। बट मैंने ये चीज़ अपने परवरदिगार पे छोड़ दी है कि मुझे अल्लाह अपनी जनाब से दे। ये दे देता तो ठीक है, नहीं देता तो चलो इस हिसाब तो देना पड़ेगा। तो अदील भाई, कोई एनी फनी इंसिडेंट, एनी मेमोरेबल मोमेंट आपकी? आए दिन फनी और मेमोरेबल मोमेंट्स आती जाती रहती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वेरी बबली पर्सनालिटी। नहीं, इंसान को जिंदा रहना चाहिए और हंसते खेलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे ट्रैक पे चढ़ जाएंगे रोने के, फिर तो आपको कदम कदम पे रोना है। आप तो परफॉर्मेंस के दौरान भी हंसते खेलते रहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट इंसिडेंट, आप मैं तेनू प्यार करा जरा। हाँ, लुकमान हमारे म्यूचुअल फ्रेंड, वो किसी जिद पे अड़ गए, हालांकि गजलें चल रही थी कि आजा मैं तेनू प्यार करा। तो वो गाते गाते मैंने कहा आजा मैं तेनू प्यार करा। मैडम नूरजहां से आपकी बहुत अच्छी, मैडम नूरजहां ने बहुत मोहब्बत शफकत से सिखाया भी, इसरार और रमूज मौसीकी के बताए, स्पेशली फीलिंग और अदायगी और ये सब चीज़ें। बल्कि बहुत मैं हंसता भी हूँ कि मैं छोटी उम्र में था तो मैडम ने पहली दफ़ा मुझे इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब की तरफ सुना। तो उसके बाद फिर मैडम घर भी आए, फिर मैडम ने ही कह के मुझे ज़िले माजी का जो बेटा है मोहम्मद अली की शादी पे मेरा प्रोग्राम, उन्होंने कहा बस मेरे घर अदील ही गावेगा, नहीं किसी और नू ना बा दई उत्थे। अच्छा। और हुमा जी मेरी तरफ आई, फिर मिठाई कपड़े शपड़े लेके, और उन्होंने फिर बात कराई मैडम से। तो मैडम, वो लफ्ज़ मुझे पक ऐसे याद हो गए, मैडम ने कहा कि खुश
खुश लिबास, खुश आवाज, खुश these शक्ल, are all true. बिल्कुल सही आपकी कहने description. लगी कि वे तू तो ना भी गावेंगा तो तैनूं ਉਂਝ बुढ़िया ने वेखदे रहना। अच्छा, मैं मैडम जब गाते थे तो मैं उन्हें बड़े गौर से, क्योंकि मुझे लगता था कि फील मैडम की गायकी में बड़ी गजब की थी, और मैडम उसमें एक्टिंग करते थे और तब वो आवाज निकलती थी Yeah. उसमें। तो एक गाना मैडम अच्छे मूड में अक्सर गाती होती थी, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो वो बैठे हैं तुम फिर भी कहते कहते हाँ, भूल जाओ, राजकुमार के ऊपर है. लता का गाया हाँ, वहाँ, राजकुमार के हाँ, ऊपर है. बिल्कुल, मीना कुमारी और राजकुमार। तो ये गाना मैडम बहुत गाती थी, और मुझे भी कभी कभी कह देती थी कि वो गाना सुना हीरो। अच्छी मियाँ भी इनके पास होते थे और सारे। तो मैंने वो गाना इन्हें सुनाना शुरू किया, तो एक दिन मुझे कहती हैं कि मैं नूरजहां कोलों नहीं सुन रही, मैं तेरे कोलों सुन रही हाँ, तो बंदियां तरह गा। Too good. So she was aware कि she would पूरी एक्टिंग के साथ गाती थी, और स्पेशली जो पीटीवी पे उनके जो नगमे थे, जो उनका स्टाइल था, मैं तो मेरा दिल भर जानी, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक, जो उनका है। बड़ा अच्छा गाना है, बल्कि मैं अपने हर दूसरे शो में ये गाना आजकल गा रहा हूँ, दूसरे तीसरे शो में। बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन वजाहत अत्रे की है। इट्स ब्यूटीफुल। और लेकिन जो मैडम ने जो गजलें, मुझसे पहली सी मोहब्बत और नीयत शौक और दिल धड़कने का, जो ना मिल सके वही बेवफा, ये जो गा छोड़ी है ना, ये लाजवाल है। ये दोबारा ना लता जी भी नहीं ये गा सकती थी मेरी नजर में। तो वो मैडम का एक लेवल था और उसको रीच करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इट्स ग्रेट टू नो कि शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ यू एज वेल। मैं मैडम बचपन में मैडम से खुश नसीबी है कि मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैडम की ज़िंदगी में खुद स्ट्रगल थी। वो खुद भी कहती थी कि मैं ना बनती तो मैं झुग्गियों में रह रही होती कहीं। अच्छा। और हाँ, कहती मैं ना स्टार बनती तो झुग्गियों में होती और वहीं पर रहती। लेकिन आप ये देखें कि वहाँ से उठ के फिर वो कहाँ तक पहुँचे, और मैडम की प्रेजेंटेशन कितनी स्ट्रांग थी। मैडम के गाने आप देखिए कि पंजाबी गानों में मैडम का लहजा बिल्कुल ही मुनफरिद है गज़ल की निस्बत, और गज़ल से उर्दू गाने बिल्कुल अलग से हैं। बिल्कुल तो इतनी वैरायटी हमें बहुत वर्सेटिलिटी, हाँ, इतनी वर्सेटिलिटी और वैरायटी हमें दूसरी फीमेल सिंगर्स में कम नजर आती है। हालांकि लता जी का तो जवाब ही नहीं है, वो किस रेंज पे गाती हैं और क्या अच्छा, बट हर एक का अपना अपना एक मजा और जायका। अच्छा, लता जी से ज्यादा मैं आशा जी का ज्यादा फैन हूँ। उनकी आवाज में खनक है, जो आशा जी कर सकती थी वो लता जी नहीं कर सकती थी। आशा जी ने दुबई में, इनका आशास था दुबई मॉल में, और इधर तो एक दफ़ा हम थे वहाँ खाना खा रहे थे, तो आशा जी आई हुई थी। तो इन्होंने वहाँ पर एक सागर रत्ना थे, वो जो बनाते हैं वो जो खाना नहीं होता मंदी, इडली और डोसा, और हाँ, इडली और डोसा वगैरह। हाँ जी जी जी। तो वो एक कॉर्नर वो उसका बना रहे थे आशाज में। तो मैं गया हुआ था, तो मुझे कहने लगी कि खान साहब आप जनरल मुशर्रफ को लेकर आए, मुझे पता चला वो आप उनके साथ बड़े अच्छे हैं, तो उन्हें कहिए कि वो आए खाने पे। तो मैंने कहा कि दीदी वो तो आपको खुद बहुत पसंद करते हैं, हम तो रोज़ आपके गाने गा रहे होते हैं, आपके बाजू में उनका पेंट हाउस है। तो मैं कहने लगी उन्हें लेकर आइए। तो मैंने आके जनरल से कहा कि हम जनरल की गाना बड़े शौक से सुनते थे उन दिनों में, यही वो जगह है, यही वो फिजा, यहीं पे कहीं हम तुमसे मिले थे। But that's one of my favorite tracks. पर कभी आप हम मिले, मेरा हाथ लेकर कभी ना बिछड़ने का वादा किया था। उफ, हाथों में लेकर कभी ना बिछड़ने का वादा किया था, सदा के लिए हो गए हम तुम्हारे, कभी ना गले से लगा कर जो
तुमने कहा था कभी कब ना होगी हमारी वफाएं, कभी कम न होगी हमारी वफाएं, यहीं पर कभी। क्या अच्छा आप गाना। हमसे मिले थे। और ये अगर म्यूजिक को समझने वाले लोग आशा की गायकी में ये गाना सुने तो उन्हें रश पड़ेगा कि आशा जी ने क्या सुरतियां और मुर्कनियां ली हुई हैं इस गाने में। जगह जगह वो पूरी मुर्कनी लेकर आती हैं। But I am a huge fan of आशा जी। अच्छा, जो तो हम ख्याल- वहाँ गए ना तो फिर जनरल ने कहा हम फिर सब जाएंगे, जो फ्रेंड का सर्कल था वहाँ बैठते थे, तो वो सब गए वहाँ पर। और वो टॉमो भी थे जो इमरान खान साहब के बेस्ट फ्रेंड, और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के भी बेस्ट फ्रेंड थे। वो उन दिनों बाहर दुबई में थे, मैं भी उनके पास ही था। तो जब खाना वाना हुआ और उन्होंने सबने बताया कि वो कितने गाने आशा जी के पसंद है उन्हें, और ये तो आशा जी खुद भी बताते रहे कि वो आपने गाना सुना, वो पंछी प्यारे आपने सुना, और चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। और ये तो तभी जैना साहब ने कहा कि आशा जी यही वो जगह है, आपका गाना मैं रोज सुनता हूँ। और आपने जो तो आशा जी ने मतलब एक स्टार के रवायती अंदाज में, जो एक स्टार जैसे यूं करके फिर जवाब देता है, तो उन्होंने भी अच्छा ये वो फिर ऐसे अच्छा मैं सुनाती हूँ। तो उन्होंने आशा जी ने सुनाया, क्योंकि आशा जी की आवाज़ सामने बैठी हुई थी तो बहुत पतली और बारीक आवाज़ थी, यहाँ तक नहीं आ रही थी। माइक पर तो वो छा जाती है ना। तो आशा जी ने गा दिया तो सबने ताली बजाई। और जैना साहब को पता नहीं क्या सूझी, कहने लगे आपने भी कमाल गाया, लेकिन ये अदील जो है ना ये तो गजब का गाता है। आशा जी के सामने। हाँ, तो वो भी हंस पड़ी। तो वो मुझे कहती है चलिए आप सुना दीजिए अपना गाना। तो इस तरह से ज़िंदगी में बड़े खूबसूरत इंसिडेंट और वाक़यात होते रहते हैं। बट सच में ये है कि मुझे हमेशा सुबह उठ के अपने आप को ये समझाना पड़ता है कि मैं किसी का नसीब नहीं ले सकता और कोई मेरा नहीं ले सकता। वक्त से पहले नहीं है, नसीब से ज़्यादा नहीं है। इसलिए मुझे ना किसी को जलाना है और ना किसी से जलना है। और पॉजिटिविटी एक इतना अच्छा वेपन है कि बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी भी आपके सामने जो होती है वो उसको कॉन्कर कर लेते। हाँ, वो उसके सामने ख़त्म हो जाता है। मुशर्रफ साहब एक गाना मुझसे सदा सुनते थे, जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब बाहर भी थे तो ये कॉल करके हनी भाभी से कि वो वाला वो गाना था ना, तुम जिद तो कर रहे हो हम क्या तुम्हें सुनाए नगमे जो खो। ये गाना हम सब 20 दफ़ा सुनते, और पहले तो हम इसे वायलिन पे गाते थे और फिर मैंने इसे शुरू किया। और गाना इतना सीधा साधा है, लेकिन मैं समझता हूँ इतना रोमांटिक और प्यारा गाना है कि मज़ा आ जाता है। मैं थोड़ा सा आपको वो सुनाता हूँ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ, सर्द झोंकों से सुलगते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से सुलगते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। अच्छा, ये देखिए ज्यादा जो चीज मुझे गुमसुम कर देती है कि हमसे पहले इस फीलिंग से गुजरे हुए ये लोग हैं। जिसने लिखा वो भी चला गया, जिसने गाया वो भी चला गया। एग्जैक्टली माई फीलिंग्स कि यार ये इमोशंस
ये फीलिंग्स, ये दर्द, ये जज्बात और हम सब मिट्टी हो चुके हैं। ये हमसे पहले फील कर चुके होंगे, हाँ, जिन्हें सुन और- के हम आश्वस्त करते हैं ना। और हमारे बाद भी यही होता रहेगा, वो ये दुनिया के मेले दुनिया में कम ना होंगे। अफसोस हम ना होंगे। एक और गाना मेरे कहने पे आप सब लोग देखिए, जी श्योर। ये राज कपूर और नरगिस पे पिक्चराइज गाना है। मोहब्बत के जो सेंटिमेंट्स आप देखेंगे, मैं समझता हूँ इससे हसीन आज भी हम गाना पिक्चराइज तो करें तो नहीं हो सकते। दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा ओ चंदा, मैं तुमसे प्यार कर लूं, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी, दम भर जो उधर मुंह फेरे। तो क्या ये हसीन इमोशंस, आई मीन कितने प्योर। इतने प्योर व्हाई इमोशन। डोंट दे मेक म्यूजिक लाइक दिस एनीमोर? क्या अब वो मासूमियत नहीं है? क्या वो म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं है? व्हाट इज मिसिंग? आई नो दिस समथिंग फॉर ओल्ड टाइम्स, बायगॉन एरा के एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग अच्छा होती है। देखें, ये नॉस्टैल्जिक तो अपना थे ही थे, लेकिन अभी भी अच्छा म्यूजिक बनता है। कई गाने लेकिन ये देखें, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो एस.डी. बर्मन, जो शंकर जयकिशन, जो आर.डी. बर्मन, ये लोग, इनकी रिप्लेसमेंट मुझे तो नहीं नजर आ रही कोई। अच्छा वो दौर भी नहीं रहा और वो फिल्में भी नहीं रही और वो ब्लैक में टिकट्स भी नहीं अब मिलते और ना लंबी लाइनें लगती हैं। अब माहौल, हमें तब्दीलियां कबूल करनी चाहिए। अगरचे देखें वो उस वक्त एक टेक में ओके होने वाले गाने हैं कि यानी 25-30 म्यूजिशियंस हैं, एक या दो सिंगर हैं और एक ही टेक में गाना ओके होगा। और तब ना कोई ये कंप्यूटर के ऊपर 25-30 म्यूजिशियन में किसी एक ने एक मिस्टेक की काट दोबारा, और ऑटो ट्यून भी नहीं है, ऑटो ट्यून भी नहीं है और टांका भी नहीं लग सकता। गाओ जी पूरा गाना, अगर आखिरी लाइन पर भी गलती हो गई पूरा गाना दोबारा गाओ। तो उन्हीं गानों में ये गाने बने हुए हैं। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तो छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा साथ है तो है जिंदगी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। जितेंद्र एक कार्ड के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, क्या आई मीन ये मैंने अपना म्यूजिकल जो इंस्पिरेशन अपने डैड से, रेडियो के ऊपर आकाशवाणी और वो ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, यस, ये वहाँ उसके स्कूल हम तैयारी कर रहे होते थे और सुबह रेडियो लगा होता था एंड वी वुड गेट रेडी टू दीज सॉन्ग्स एंड देयर पार्ट और शाम में चित्रहार लगता था। यस, नए गानों का 15-20 मिनट। चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, बदल ले रास्ता अपना, घटाए मेहरबानी से यादों। अच्छा देखें, अभी भी अच्छे गाने बनते हैं। अरिजीत से मेरी एक सरसरी मुलाकात दुबई में हुई होटल में, तो मैंने दूर से ही गाना ही गाया बस, और उसे रुकना पड़ा और वो मुड़ा और प्रोटोकॉल में था। तो मैंने बोला कि इतने शोर के अंदर जब मुझे ये गाना सुनाई देता है तो मैं रुक सा जाता हूँ। ये काली रात पकड़ लूं, ये ठंडा चांद जकड़ लूं। संजय लीला बलसानी की फिल्मों के 2-3 गाने इंतहाई टचिंग और दिल को छू जाने वाले हैं। ये आई गेस आज से मे बी 20 साल बाद
उनको वो स्टेटस मिलेगा, जैसे जैसे हम कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, और वी हैव दैट लॉन्गिंग फॉर दैट ओल्डर एरा। आज से 20 साल बाद पीपल विल अप्रिशिएट दिस। अच्छा, आपका कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अच्छी चीज वक्त के साथ साथ और मचूर और प्यारी होती चली जाती है। गुड वाइन, हाँ, अब गुड वाइन समर वाइन बन जाती है। और आप अभी तक देखिए कि जितने अच्छा म्यूजिक सुनने वाले गाने, बल्कि जिन्हें भी म्यूजिक से प्यार है, आप उनमें ऐसे गाने आपको मिलेंगे जो कि हमारी पैदाइशों से भी पहले के गाने हैं, और उनका जादू और उनका असर और उनकी इंटॉक्सिकेशन वो ऐसे सर चढ़ के बोलती है कि मजा आ जाता है। और एक गाना है तुमको पिया दिल दिया हमने कितने नाज से, वो मैं सुनता हूँ, मेरा मूड जैसा भी हो ना, मैं जस्ट हाय 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 हाय, तुमको पिया दिल दिया किसी लाज से, ओ नैना लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से हो। मुजरा, और क्या हसीन मुजरा बनाया हुआ है। और फिर दूसरा, अल्लाह ये अदा ऐसी इन हसीनों में, अल्लाह चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। ब्यूटीफुल, आपने ऐसा समा बांधा हुआ है कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि हमारा ये सेशन इख्तिताम पजीर हो। एंड every time I see बाहर से imported artists come to the weddings, and I wonder कि why people are wasting their money when we have such huge talent here, local talent. People need to see you. आप देखिए, वैसे एक कमाल जरूर है जो अब 100 दफा सजदे में जाने के बाद अब मैं जिसे खुद को कहता हूँ कि अल्लाह तूने ये टैलेंट मुझे दिया, और वो ये है कि मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के 90% गाने गजलें जुबानी याद है। मैं जो गाना कह रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है। आप तो अख्तरी बेगम और उससे शुरू हो जाएं और ये कल रिलीज होने वाली फिल्म के गानों पर आ जाएं। और आजकल जैसे मैं शो पर जाता हूँ तो लोग यंगस्टर्स आ जाते हैं, सजना भी सजना सुना दें, तो वो गाना दोबारा वो रीमिक्स होके आ गया हुआ है, या हुसन तेरा तौबा तो मैं ये भी गाने गाता हूँ। नहीं, यू आर वेरी वर्सेटाइल, और यही तो मैं कह रहा हूँ कि यू हैव द होल रेंज फ्रॉम द मॉडर्न जेन जी से लेके ऑल द वे टू अख्तरी बेगम एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो, ओ क्या आप एक नई दुनिया में हम चले जाते हैं। बिल्कुल, इट टेक्स मेरे दिल को तुम भा गए हो, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा।
अदा, ये रांझा के किस्से, Wow. ये मजनू की बातें, अलग तो नहीं है मेरी क्या बात दास्तां है। से, इशारों। तो कभी ना खत्म होने वाले इस पॉडकास्ट को हम अगली दफा तक के लिए रोकें। Yes, I think there's a lot more to Adil Barki than we covered this session mein, and we need to have another round. Thank you so much for such. I think this is one of my best podcasts. I mean, I feel alive after this, so that says a lot. Inshallah, we'll have you another time. And I'm thank you. always there for you, and thank you so much for your wonderful company. And I spent such a nice and memorable time. Chalo, thank you so much. हम लौट आएंगे, ये चीज तुम यूं ही बुलाते रहना, जबरदस्त. कभी अलविदा ना। Tap, we're breaking free. Speaking mind so honestly.